बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट और नम्स और यूएचएस के बाकी तकरीबन तमाम डिसिप्लिन्स के लिए जो एंट्री टेस्ट होता है उसमें बायोलॉजी का पोर्शन क्योंकि सबसे ज़्यादा होता है और बायोलॉजी के पोर्शन के अंदर द सेल एंड इट्स ऑर्गेनेलिज वाला पोर्शन तकरीबन 8 से 12 नंबर का होता है। तो हमारा पहला लेक्चर एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इसी चैप्टर में से है। इसको बड़े गौर से देखिएगा, कॉपी पेंसिल को अपने पास रख लें ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। इस चैप्टर के तमाम की पॉइंट्स को बारी बारी डिस्कस करते हैं। अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक अहम एमसीक्यू, बेसिक एमसीक्यू है कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, जिंदगी का फंक्शनल यूनिट भी है। तो ये एमसीक्यू आ सकता है, रिपीट हो सकता है। डिस्कवरी ऑफ सेल इज लिंक्ड विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। देखें, क्योंकि सेल माइक्रोस्कोपिक है तो जब तक माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ तो सेल भी डिस्कवर नहीं हो सका। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ये डेट बहुत ज्यादा अहम है, 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल को और उसने कहा कि सेल इज एन एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय थिक वॉल्स। उसके मुताबिक सेल एक खाली जगह है जिसके इर्द गिर्द मोटी दीवारें हैं। और उसने अपनी ये डिस्कवरी अपनी किताब माइक्रोग्राफिया के अंदर पब्लिश की थी 1665 में। निहायत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। लॉरेंस ऑकेन की बात करते हैं। इसने 1805 में कहा कि तमाम जानदार ओरिजिनेट हुए हैं या फिर कंसिस्टेड हैं सेल्स पे या वेजिकल्स पे। सेल्स को इसने वेजिकल्स का भी नाम दिया। तो इसके मुताबिक जितने भी जानदार हैं, चाहे वो पौधे हैं, चाहे वो हशरात हैं, चाहे वो इंसान है, जानवर है, वो सब के सब वेजिकल्स या सेल से बने। 1805 में लॉरेंस ऑकिन ने ये बात कही। डी लमार्क की बात अगर करें तो 1809 में इसने कहा कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ। कोई भी चीज जिंदा नहीं हो सकती अगर वो सेलुलर टिश्यू से नहीं बनी। कोई भी चीज जिंदा नहीं हो सकती इफ इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय सेलुलर टिश्यू। 1809 में ये डेट भी नोट करने वाली है। और डिलेमार्क जो है ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, इसकी बात एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। फिर रॉबर्ट ब्राउन, डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। सेल एक एम्प्टी स्पेस नहीं है। रॉबर्ट हुक का जो कंसेप्ट था कि सेल एक खाली जगह है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने इस बात को निगलेक्ट किया, इस बात को रेक्टिफाई किया कि सेल खाली नहीं होता बल्कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। और उसने ऑर्किड्स के सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। जर्मनी का एक जूलॉजिस्ट था श्वान और एक जर्मनी का ही बॉटनिस्ट था श्लीडन। श्लीडन ने 1838 में इंडिपेंडेंटली काम किया, श्वान ने 1839 के अंदर काम किया और दोनों ने मिलकर सेल के बारे में बताया कि सेल के अंदर 3 हिस्से होते हैं। एक तो उसका न्यूक्लियस जो कि ऑलरेडी डिस्कवर कर चुका है रॉबर्ट ब्राउन। दूसरी बात इन्होंने की कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक फ्लूइड होता है डेट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और तीसरी बात इन्होंने ये की कि साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सेल थ्योरी का भी एक पॉइंट है जो कि इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी। सेल थ्योरी कहती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल्स प्रोडक्ट्स, यानी कि या तो सेल से बनी है या सेल से बनी हुई चीजों से बनी है। तो कोई भी जानदार ऐसा नहीं है जो सेल्स पर मुश्तमिल ना हो। प्रेजेंट फॉर्म में सेल थ्योरी के 3 पोस्टुलेट्स हैं, तीनों बहुत अहम है। पहला वही ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि पुराने सेल से ही नए सेल बन सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सेल जो है वो बुनियादी, फंक्शनल भी और स्ट्रक्चरल यूनिट है तमाम जानदारों का। एक जर्मनी का फिजिशियन था रुडोल्फ विर्चो। इसने 1855 में कहा
ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला और ई सेलुला का मतलब है कि नए सेल हमेशा पुराने सेल की डिवीजन से बनते हैं। यानी कि ए बायोजेनेसिस का एक आइडिया था, इसको थोड़ा समझ लें। ए बायोजेनेसिस का आइडिया ये था कि जो सेल्स हैं, जो जानदार हैं, वो बेजान चीजों से भी बन सकते हैं। तो इसको अपोज किया रुडोल्फ विर्चो ने, और इसने बताया कि नए सेल सिर्फ और सिर्फ पुराने सेल से ही बन सकते हैं, किसी बेजान चीज से नहीं बन सकते। लुईस पास्चर, वेल रिनाउंड साइंटिस्ट, 1862 में 1862 में कहता है कि बैक्टीरिया पहले मौजूद बैक्टीरिया से ही बनते हैं। ये भी ओमनिस सेलुला ई सेलुला की ही एक फॉर्म है, क्योंकि बैक्टीरिया भी सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। अगस्ट वीजमैन ने 1880 में कहा कि ऑल लिविंग सेल्स हैव अ कॉमन ओरिजिन। जितने भी जानदार सेल्स हैं, ये कहीं एक बुनियादी नुक्ते से इनका आगाज हुआ है, क्योंकि दे हैव बेसिक सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, कि इनकी बनावट में और इनकी साख्त के अंदर जो है वो बुनियादी चीजें मुश्तरका हैं, एक जैसी। इंसान की जो आंख है वो ऐसे दो पॉइंट्स के दरमियान फर्क कर सकती है जिनके दरमियान फासला 1 मिलीमीटर का हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो ये जो 1 मिलीमीटर का फासला जिसमें इंसान की आंख दो अगर पॉइंट्स हों फर्क कर सकती है, ये रेजोल्यूशन कहलाती है आई की। रेजोल्यूशन को आप लेंस के जरिए इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि आप ऐसे पॉइंट्स के अंदर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अगर आपने लेंस लगाया है जब वो 1 मिलीमीटर से भी कम फासला उनके अंदर हो। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो रेजोल्यूशन है वो 2 माइक्रोमीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। तो ये 500x दैट ऑफ ए नेकेड आई, यानी कि 500 गुना ज्यादा रेजोल्यूशन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन मुख्तलिफ तरह की हो सकती है। मैग्निफिकेशन क्या होती है? मैग्निफिकेशन ये होती है कि अगर आप जो है वो मल्टीप्लाई कर दें वैल्यू को, ओकुलर लेंस की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें ऑब्जेक्टिव लेंस से, तो फिर वो उस माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बन जाएगी। तो ऑकुलर लेंसेज जो हैं वो 5x और 10x के हो सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। ऑब्जेक्टिव लेंस जो हैं वो 20x 40x 100x के हो सकते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकलेगी कि 5x उसके ऑकुलर लेंस की पावर को मल्टीप्लाई अगर आप कर दें 20x से, जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर है, तो 5 इंटू 20, तो 5 टू 10, तो ये तकरीबन जो है वो बन जाएगा 100। तो इस तरह से जो है वो मैग्नीफाइंग पावर निकलती है। नीचे एक एग्जांपल उसने दिया, माइक्रोस्कोप जिसका ऑकुलर लेंस 10x का है और उसका ऑब्जेक्टिव लेंस 40x का है, तो 10 इंटू 40 इट विल बी 400x मैग्नीफाइंग पावर, यानी कि इतना ज्यादा बड़ा करके जो है वो माइक्रोस्कोप उस ऑब्जेक्ट को दिखा देगा। सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज विजिबल लाइट, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल की जाती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लाइट इस्तेमाल की जाती है। अहम एमसीक्यूज हैं ये भी, इनको जहन में रखिएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2 से 4 एंगस्ट्रम का रेजोल्यूशन देता है, और ये 500 गुना ज्यादा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, और एक इंसान की आंख से ये तकरीबन 2.5 लाख गुना ज्यादा डिफरेंशिएट कर सकता है दो पॉइंट्स के दरमियान। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे आते हैं, तो एग्जांपल्स उसने दी हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के डिवीजन ऑफ लेबर की, कि किस तरह से एक मल्टीसेलुलर एनिमल के अंदर मुख्तलिफ जिस्म के टिश्यू मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो मसल सेल्स जो हमारे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। नर्व सेल का काम इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करना है, मैसेजेस को पूरी बॉडी तक पहुंचाना है। नर्व सेल याद रखिए ब्रेन के सेल्स होते हैं। ग्लैंडुलर सेल्स जो होते हैं ये सेक्रीशंस करते हैं, जो आपके मुख्तलिफ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनमें ये ग्लैंड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। स्टमक के सेल्स गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का काम एंटीबॉडीज के खिलाफ लड़ना है। इसी तरह जो आईज के सेल्स हैं वो लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। एनिमल्स के तो सेल्स की डिवीजन हमने देख ली। प्लांट के सेल्स की अगर डिवीजन देखें तो जाइलम सेल्स
वाटर को कंडक्ट करते हैं, मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं, सॉइल से पौधे के एरियल पार्ट्स तक लेके जाते हैं पानी को और उसके अंदर मौजूद मिनरल्स को। फ्लोएम सेल्स जो हैं वो फूड की ट्रांसलोकेशन करते हैं, पूरे पौधे को फूड सप्लाई करते हैं। तो इस तरह से एनिमल्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है, प्लांट्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होती है, हर काम किसी एक टिश्यू के जिम्मे लगा दिया जाता है। फिर सेक्लेरन काइमेटा प्लांट्स को सपोर्ट देते हैं, कोलेरन काइमेटा जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं, पेरन काइमेटा जो हैं वो स्टोर करते हैं फूड को, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो ग्रोथ के अंदर हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। आपने एक टिश्यू पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसके अंदर एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरक्लैरी मेरिस्टेम पढ़ा था। तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर इनका किरदार है। ये तमाम फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट डाउन करना लाजमी। फिर सेल्स की शेप्स डिफरेंट होती हैं, उनके साइजेस डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनका फंक्शन डिफरेंट है। अब नर्व सेल जो है वो अपने फंक्शन के मुताबिक उसकी शेप है, इसी तरह से जो एपिथेलियल सेल है उसके अपने फंक्शन परफॉर्म करना डिफरेंट है तो उसकी शेप डिफरेंट है। प्लांट का जो सेल है उसने फोटोसिंथेसिस करनी है तो उसकी शेप डिफरेंट है। तो डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट शेप्स जो है वो डिफरेंट फंक्शंस की वजह से। Function of an organism is due to activities and interaction of different cells and cell component। कहने का मतलब ये है कि जो सेल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जो टिश्यूज आपस में इंटरेक्ट करेंगे और ओवरऑल जो एक्टिविटी परफॉर्म होगी वो उस ऑर्गेनिज्म का फंक्शन होगा। फिर स्टडी ऑफ सेल पार्ट्स अगर आपने समझने हैं तो आपको कुछ मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप जानना चाहते हैं न्यूक्लियस के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में या फिर गोल्जी अपरेटस के बारे में, तो पहले आपको उन्हें सेपरेट करना पड़ेगा, सेल के अंदर से निकालना पड़ेगा उन ऑर्गेनेलिस को। उन ऑर्गेनेलिस को कैसे निकालेंगे? सेल फ्रैक्शनेशन के जरिए निकालेंगे। सेल फ्रैक्शनेशन के अंदर क्या करते हैं कि सेल की पहले होमोजेनाइजेशन करते हैं। होमोजेनाइजेशन कैसे होगी कि आपने ग्राइंड कर लेना है टिश्यू को एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड होमोजेनाइजेशन। टिश्यूज आर टेकन एंड होमोजेनाइज्ड बाय स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें होमोजेनाइजर्स कहते हैं। अगर आप सेल के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स को सेल के मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर, तो उसके लिए हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का अमल करते हैं। हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है। सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर बहुत सारी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स होती हैं। आप जो है अपना सेल का जो कंटेंट है वो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर डालते हैं, उसको कुछ रेवोल्यूशंस पर मिनट के ऊपर जो है वो आप रिवॉल्व करवाते हैं उसको। जब वो अच्छी तरह सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर एक अच्छी स्पीड के ऊपर बार बार चक्कर लगाती रहती है तो वो सेल जो है वो मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो डेंसिटी की बेस पे, साइज की बेस पे, वेट की बेस के ऊपर सेपरेट हो जाते हैं। हर लेयर की डेंसिटी डिफरेंट है और सेल का जो कंपोनेंट उस डेंसिटी का है वो उस लेयर पे आ जाएगा। आप हर लेयर को सेपरेट करें तो डेंसिटी की बेस के ऊपर आपके पास सेल के कंपोनेंट्स भी सेपरेट होकर आ जाते हैं। तो दिस इज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सेल का साइज माइक्रोमीटर के अंदर मेजर किया जाता है। 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा एग है जो कि इस दुनिया में मौजूद है। प्लांट सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वाल भी मौजूद होती है। याद रखिए कि एनिमल सेल्स के अंदर सेल वाल मौजूद नहीं होती। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर सेल वाल को देखें तो सेल वाल के 3 अहम हिस्से होते हैं, 3 अहम लेयर्स होती हैं, मिडल लेमेला, प्राइमरी सेल वाल और सेकेंडरी सेल वाल। एक सेल में सबसे पहले मिडल लेमेला बनती है और ये एक ट्रू वाल नहीं है, ये पैक्टिन और कैल्शियम पैक्टेट से बनती है। प्राइमरी वाल ट्रू वाल है, न्यूली ग्रोइंग सेल्स के अंदर ये डेवलप होती है। ये सेलुलोज पे कंसिस्ट करती है और इसके अंदर थोड़ा सा पैक्टिन भी डिपॉजिट हुआ होता है और थोड़ा सा हेमी सेलुलोज भी डिपॉजिट हुआ होता है। प्राइमरी सेलुलोज जो है वो मौजूद होता है प्राइमरी सेल वाल के अंदर और ये क्रिस क्रॉस मैनर के अंदर जो है वो सेलुलोज मौजूद होता है
प्राइमरी सेल वॉल के अंदर। यही स्ट्रेंथ देता है प्राइमरी सेल वॉल को। सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ बनती है, ये ज्यादा मोटी होती है, ज्यादा रिजिड होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस मौजूद हैं, जैसा कि लिग्निन मौजूद है, क्यूटिन मौजूद है, वैक्स, सिलिका, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, ये तमाम चीजें डिपॉजिट हुई होती हैं सेकेंडरी सेल वॉल में, तो इस वजह से ये ज्यादा मोटी और रिजिड होती है। सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है सेल को ऑस्मोटिकोलाइसिस से, यानी कि हाइपोटोनिक कंडीशन के अंदर सेल जो है वो बर्स्ट ना कर जाए, इस वजह से प्रोटेक्शन जो है वो सेल को सेल वॉल देती है। पॉलीसेक्राइड्स जो बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर मौजूद होते हैं और सेलुलोज जो प्लांट सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है, ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जो लिविंग कंटेंट है सेल का, सेल के अंदर जो कुछ भी है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म आप कह सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म के अगर हिस्से करें तो एक साइटोप्लाज्म और एक फिर न्यूक्लियस, यानी कि उसके अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद है वो सारे का सारा मिला के प्रोटोप्लाज्म। तो ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो कुछ मौजूद है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है जिसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेल्स फ्लोट कर रही हैं, इनसॉल्युबल वेस्ट मौजूद है इसके अंदर, कुछ स्टोरेज प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। साइटोसोल जो सॉल्युबल पार्ट है साइटोप्लाज्म का, वो साइटोसोल कहलाता है। साइटोसोल 90% वाटर पर मुश्तमिल होता है, 10% इसके अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व्ड होते हैं। साइटोसोल ट्रू सॉल्यूशन है और कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो सोल भी हो सकता है और जेल भी हो सकता है। सोल की विस्कोसिटी कम है, या कह लें कि नॉन विस्कस है। जेल जो है ये विस्कस होता है, गाढ़ा होता है। पेरिफेरल पार्ट जो सेल का होता है, जो पेरिफेरी होती है, जो किनारे होते हैं, वो जेल होते हैं, और जो अंदरूनी हिस्सा होता है वो सोल होता है। फ्री फ्लोटिंग सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, वो सेल साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करती रहती हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर खास किस्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, इसको एक्टिव मैस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। डिड्यूव ने 1949 में लाइसोसोम्स को आइसोलेट किया। ये तकरीबन तमाम यूकेरियोटिक सेल्स में मौजूद होते हैं, और डिड्यूव को इस कारनामे पे नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ये एक अहम बात है। लाइसोसोम्स में एसिड फोस्फेटेसेस मौजूद होते हैं, कुछ और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। लाइसोसोम्स ऑटोफैगी करते हैं सेल को, जो आप खुद ही सेल अपनी ऑर्गेनेल्स को खा जाता है, ईट कर लेता है, ऑटोफैगोसोम्स कहलाते हैं ये। फैगोसाइटोसिस करते हैं, यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स को जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं, सेल के बाहर अगर कोई ऐसा जो है वो सब्सटेंस मौजूद है जिसको ब्रेक डाउन करना लाजमी है, तो उसके अंदर भी लाइसोसोम्स जो हैं वो किरदार अदा करेंगे। ऑटोलाइसिस करते हैं, अगर सेल ने जो है वो सेल डेथ की तरफ जाना है तो सेल की तमाम ऑर्गेनेल्स को जो लाइसोसोम्स हैं ये फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ब्रेक डाउन कर देते हैं। ऑटोफैगोसोम्स डाइजेस्टिव वैक्यूल्स पर काम करते हैं, तो इन्हें सेकेंडरी लाइसोसोम्स कहते हैं। यानी कि कोई वैक्यूल है, उसके अंदर फूड सब्सटेंस पड़ा हुआ है, तो उसको जो है वो लाइसोसोम उसके साथ फ्यूज कर जाते हैं, और फ्यूज करने के बाद उस फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो फिर इन्हें सेकेंडरी लाइसोसोम्स कहते हैं। ऑटोफैगी से क्या होता है कि टैडपोल लार्वा अगर उसने एम्फीबियन बनना है, तो उसके अंदर उसके कुछ हिस्से जो हैं वो लाजमी है कि वो ब्रेक डाउन हो जाएं, तो उसके अंदर ऑटोफैगी जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है। अगर एक एंजाइम जो ग्लाइकोजन को तोड़ता है ग्लूकोज में, वो एब्सेंट हो लाइसोसोम्स में, तो उससे एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। फिर एक और बीमारी है टे-सेक्स डिजीज। ये एक ऐसे एंजाइम की गैर मौजूदगी की वजह से होती है जो कि कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो जब लिपिड्स जो हैं वो टूटेंगे नहीं तो एक्यूमुलेट होते जाएंगे, और जब ब्रेन सेल्स के अंदर, नर्व सेल्स के अंदर ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे लिपिड्स, तो मेंटल रिटार्डेशन होगी, दिमागी तौर पर तवाज़ुन खराब होना शुरू हो जाएगा, और फिर डेथ भी वाक़या हो सकती है। 1965 में डिड्यूव और उसके साथियों ने लीवर के सेल्स में से और कुछ और टिश्यूज में से पेरोक्सीसोम्स को अलहदा किया, और ये पेरोक्सीसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं।
इनका तकरीबन 0.5 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। पेरोक्सिसोम्स के अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं जैसा कि पेरोक्सीडेज, कैटालेज और फिर ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। इसके अलावा पेरोक्सिसोम्स में ऐसे कैटालेजेस और ऑक्सीडेजेस मौजूद होते हैं जो कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। लिपिड रिच सीड्स जैसे कि कास्टर बीन्स हैं, सोयाबीन्स हैं वगैरह वगैरह, इनके अंदर ग्लाइऑक्सीसोम्स एक ऑर्गेनेलिस जो है ये मौजूद होती हैं। और ऐसे सीड्स जो लिपिड पुअर होते हैं, जिनके अंदर लिपिड कंटेंट अच्छा नहीं होता, जैसे कि पी प्लांट, मटर का जो पौधा होता है उसके सीड्स, इनके अंदर ग्लाइऑक्सीसोम्स मौजूद नहीं होते। तो ये एक अहम एमसीक्यू है। दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स मौजूद होते हैं ग्लाइऑक्सीसोम्स में, एक ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और दूसरा कैटालेज। प्लांट सीडलिंग्स के अंदर जो ग्लाइऑक्सीसोम्स हैं, ये फैटी एसिड को जो स्टोर हुआ हुआ है उसे कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, क्योंकि प्लांट ने कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेनी है। ये प्रोसेस ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के जरिए होता है और इस साइकिल के जितने भी एंजाइम हैं वो ग्लाइऑक्सीसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो इस वजह से ग्लाइऑक्सीसोम्स जो हैं वो पौधों के बीजों के अंदर काफी अहम ऑर्गेनेली हैं। Seeds rich in lipids, glyoxysome break fatty acid to succinate। तो जो लिपिड रिच सीड्स हैं उसके अंदर ग्लाइऑक्सीसोम्स जो हैं फैटी एसिड को सक्सीनेट के अंदर तोड़ देते हैं। ये तमाम बातें आपने नोट करनी है, याद करनी है। प्लांट सेल्स में स्मॉलर वैक्यूल्स ग्रोथ और डेवलपमेंट के फेज में आपस में कंबाइन करते रहते हैं और एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल बना लेते हैं। अब पौधों में एक ही वैक्यूल रह जाता है मैच्योर होने के बाद सेल में, जो कि दरमियान में मौजूद होता है। वैक्यूल की सिंगल मेम्ब्रेन होती है जो कि टोनोप्लास्ट कहलाती है और ये बड़ा अहम एमसीक्यू है। साइटोसोल में साइटोस्केलेटल फैब्रिक होते हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये साइटोस्केलेटन कहलाता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पर मुश्तमिल। जो मेन प्रोटीन साइटोस्केलेटन का हिस्सा है वो ट्यूबलिन प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन है, मायोसिन प्रोटीन है, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन है, जो कि मसल्स के अंदर भी मौजूद होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स लॉन्ग होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, इनकी ब्रांचेस नहीं होती, स्लेंडर होते हैं और ये ट्यूबलिन प्रोटीन से बने हुए हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स ही जाहिर कर रहा है कि ये ट्यूबलिन प्रोटीन से बने हैं। माइक्रोट्यूब्यूल एक खास अरेंजमेंट के अंदर आपस में जुड़ते हैं और कुछ और ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, जैसा कि सीलिया जो कि पैरामीशियम में मौजूद होते हैं, फ्लैजेला जो कि मौजूद होते हैं यूग्लिना में, फिर बेसल बॉडीज, सेंट्रियोल्स वगैरह, ये तमाम ऑर्गेनेल्स जो हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स और ज्यादा स्लेंडर होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से भी ज्यादा स्लेंडर। तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, उसके इनर फेस के साथ लिंक्ड होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो साइक्लोसिस के अंदर भी किरदार अदा करते हैं, यानी कि सेल के अंदर जो मूवमेंट हो रही होती है सब्सटेंसेस की, प्रोटीन्स की, ऑर्गेनेल्स की, उसके अंदर माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। साइक्लोसिस मींस द इंटरनल सेल मोशन। अमीबा की मूवमेंट माइक्रोफिलामेंट की मदद से होती है। तो जो माइक्रोफिलामेंट्स अमीबा में मौजूद होते हैं वो उसकी मूवमेंट का बायस बनते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स सेल की शेप को भी मेंटेन करते हैं, उसके साथ साथ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को आपस में लिंक भी करते हैं। प्लास्टिड्स पर आते हैं। प्लास्टिड मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। प्लास्टिड के अंदर पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज होती हैं। प्लास्टिड तीन तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, इनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद होता है, डेट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, और इसी की वजह से पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लास्टिड मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं, मुख्तलिफ साइजेस के होते हैं। इनका डायमीटर तकरीबन 4 से 6 माइक्रोमीटर तक होता है।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट को देखा जाए तो इसके 3 डिस्टिंक्टिव पार्ट्स आपको नजर आते हैं। एक तो इन्वेलप नजर आता है, उसके बाद स्ट्रोमा, स्ट्रोमा वो फ्लूइड है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है, और फिर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये एक कॉइन की तरह के थैलाकॉइड स्ट्रक्चर होते हैं, और ये थैलाकॉइड पे थैलाकॉइड स्टैक होते हैं, और ये जब 10 से 12 थैलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाएं तो ये ग्रेनम जो है वो शेप इख्तियार कर लेते हैं। और ये ग्रेनम जो है ये वो जगह है जहां पे लाइट रिएक्शन होगा, ग्रेनम के थैलाकॉइड्स पे लाइट रिएक्शन होगा जो फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शंस हैं, और जो डार्क रिएक्शंस हैं वो स्ट्रोमा जो फ्लूइड है क्लोरोप्लास्ट का उसमें होंगे। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स थाइलाकॉइड्स की लेयर्स के ऊपर अरेंज्ड होते हैं। यही वजह है कि क्लोरोफिल क्योंकि सब्ज रंग का है तो ग्रेना भी ग्रीन इसी वजह से दिखते हैं, क्योंकि थैलाकॉइड की लेयर्स के ऊपर क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल का अगर स्ट्रक्चर का मुवाजना करें तो वो हीमोग्लोबिन के हीम ग्रुप से बिल्कुल मिलता जुलता है। सिर्फ एक ही फर्क है हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल में, कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन होता है सेंटर में, जबकि हीम ग्रुप में आयरन का जो फेरस आयन है वो सेंट्रल एटम के तौर पे मौजूद होता है। ये बहुत अहम क्वेश्चन है। क्रोमोप्लास्ट क्योंकि कलर्ड होते हैं, ये कलर देते हैं, यानी कि पौधे के जितने हिस्से कलर्ड हैं उनमें ये क्रोमोप्लास्ट मौजूद होते हैं, तो ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, कलर्स अट्रैक्ट करते हैं बीज वगैरह को, और सीड्स के डिस्पर्सल के अंदर हेल्प करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करते हैं फूड को, ये ट्रायंगुलर होते हैं, ट्यूबुलर भी हो सकते हैं, किसी और शक्ल के भी हो सकते हैं, और ये पौधे के अंडरग्राउंड पार्ट्स के अंदर यानी कि रूट्स वगैरह के अंदर मौजूद होते हैं। इनका काम फूड को स्टोर करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको एंट्री टेस्ट के हवाले से तमाम तर वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।